जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की, जिसमें हम आज ये सीखेंगे कि कोई संख्या अगर दी है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि संख्या को तब तक आप तोड़ते या काटते रहिए जब तक वो प्राइम नंबर में ना आ जाए। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या में ना बदल जाए। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने कल इसके पहले की वीडियो में मैंने बनाया था। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बात करते हैं कि कोई एक संख्या रहेगी, ठीक है, कोई एक संख्या रहेगी और उसको तब तक आप तोड़ते रहिए जब तक उसका अभाज्य संख्या में वो ना बदल जाए, अभाज्य संख्या में वो ना बदल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब आप अभी नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही जो भी आए आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि कोई संख्या दी रहेगी उसको अभाज्य गुणनखंड में बदलना होता है। तो जैसे दे दिया 120 का, 120 को अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। आपका ये कक्षा 10 की बुक में पहला ही अभ्यास है। ठीक है, 120 को अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप देखिएगा। जैसे 120 है, हम आपको एक दो तरीके बता देते हैं आपको तोड़ने का। ठीक है, आप जिसको जो जो बेहतर लगेगा वो आप अपने अभ्यास में, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसको लगाएंगे। और जितना आप मैथ में अभ्यास करेंगे ना, उतना आपको सवालें समझ में आएंगी, उतना बेहतर तरीके से कोई चीज को आप डील कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे 120 है तो मैं अगर करना चाहूँ तो 120 को मैं दो गुणनखंड में सबसे पहले तोड़ लेता हूँ, भाज्य में या अभाज्य में कोई भी दो। तो दो आप देखोगे तो 120 को आप कर सकते हो 60 गुणे दो, 60 गुणे दो। ठीक है, अगर दो देखेंगे ना तो दो एक प्राइम नंबर है, यानी ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या ये है। ठीक है, इसको तो आप नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि अब इससे ये कम नहीं होगा। लेकिन जो 60 है ना वो टूट सकता है। 60 कितने संख्याओं में टूट सकता है? दो संख्याओं में। कौन कौन सा? दो में टूट सकता है और 30 में। यहाँ भी ये अब नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या बन गया। 30 को भी आप तोड़ सकते हो। 30 को कैसे तोड़ोगे? आप कहोगे सर ये 15 और ये दो में ये दो में टूट जाएगा। ठीक है, अब 15 को तोड़ सकते हो आप 3 और 5 में, 3 और 5 में। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा है, आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूंगा कि इसको कैसे लिख लेना है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने 60 को दो संख्याओं में तोड़ा, 60 और 2 में, 60 और 2 में, 60 गुणे 2, 60 गुणे 120। दो का तो हो गया, दो एक अभाज्य संख्या है। अगर आपको नहीं पता है अभाज्य संख्या तो मैंने फिर कहा कि मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें बेसिक मैथ मैंने बताया, उसमें बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 60 को मैं तोड़ूंगा 2 और 30 में, 30 दूना 60, ये भी एक अभाज्य संख्या बन गई। अब 30 अभी नहीं बनी है क्योंकि ये भाज्य है। कितने से? आप लिख सकते हो 15 गुणे 2, 15 गुणे 2। अब ये भी एक अभाज्य टूट गया, लेकिन 15 भी नहीं टूटा। अब 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5 में। हम देखेंगे कि देखो कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं इस 120 में आई। जो भाज्य है उनको नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? भाज्य वाले को आप नहीं लिखेंगे, जैसे 60, 30 और 15। तो लिखना किसको है भैया? लिखना है अभाज्य संख्या 2 और ये 2, ये 3, ये 5 और ये 2। कैसे करेंगे? तो 120 को लिख सकते हैं, देखो 2 गुणे, फिर 2 गुणे 2, फिर ये 3 गुणे 5। आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 कितने बार? 1 2 3, यानी 2 की घात कितनी लिख सकते हैं? देखो जिस भी संख्या, कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है तो उसके ऊपर एक घात होती है। कितनी होती है? एक एक। तो यहाँ देखेंगे आधार जो है 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो इनकी जो घातें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगे, 1 2 3। तो 2 की घात कितनी हो गई? 3 गुणे 5, गुणे 3 और गुणे 5। 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 3 यहाँ 120।
तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपने इसको देख लिया है। अब देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने 70, कितना लिया 70, 70 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो मैं कोशिश करूं कि इसको दो संख्याओं में तोड़ लेता हूं। कैसे? 70 को लिख सकता हूं 2 और 35, 35 दूना 70 होता है, टूट गया 2 और 35 में। आप 70 को ऐसे भी लिख सकते हो, 70 को लिख सकते हो 10 और 7 में, ऐसे भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, दो तो ये अभाज्य है, मैंने बता दिया है कि ये दो अभाज्य है, लेकिन 35 भाज्य में है। इस 35 को तोड़िए, 35 को लिख सकते हैं 5 और 7 में, 5 और 7 में। और मैंने कहा कि 70 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इनमें देखो कि ऐसी कितनी संख्याएं जो भाज्य है उनको हटा दो। जैसे 35 है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब बचे कौन कौन से? 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा, इसी को लिख लो, 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। यही सवाल ये है, यही सवाल ये, आप इसको इस तरह से तोड़ सकते हो। देखिए 10 गुणे 7, 10 10 सत्ते 70, 7 एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है, तो ये तो अब टूटेगी नहीं, इससे कम होगा नहीं। ठीक है, लेकिन 5 ये भाज्य है, 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब 70 में उन संख्याओं को जो आपने इसको बनाया उनको हटा दो जो भाज्य है, भाज्य का मतलब जो किसी नंबर से कट पा रही हो, यानी ये हटा दी, तो बचे कौन कौन से? तो आप कहेंगे कि 70 में अब बचा 2, 5 और 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं अगर इस तरह से समझ में आता है। ठीक है, अगर इस तरह नहीं आता है तो आपको भाग विधि आनी चाहिए। कैसे करना है देख लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 90, कितना ले लेते हैं? 90 ले लेते हैं। ठीक है, भाग विधि कैसे करना है? अब 90 को ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। अब 90 को हम सबसे छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या मतलब होता है सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद 3 से देखेंगे, 4 से, 5 से, आगे ऐसे ही बढ़ते, 4 से नहीं मतलब 5 से, 7 से। तो हम इसको काटने की कोशिश करेंगे 2 से। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 आ जाए, तो 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। ठीक है, 9 बार आता है, जैसे 2 9 लेकिन 9 नहीं आता है। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 10 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। तो देखिए 2 चौके 8, जितनी बार जाएगा यहाँ लिखेंगे, जितना आया नहीं, जितनी बार जाएगा। 2 चौके 8, यहाँ हासिल बचा 1, क्योंकि ये 9 है, 1 हासिल गया, 0 में 3 हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखिए इसको कितने से काटिए। अब 2 के बाद जो प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर होता है, वो होता है 3। कितना होता है? 3। अब इसको क्या 3 से काट सकते हैं? देखेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, तो 3 एक कम, 3 एक हासिल बचा, 5 में तो 15 हो गया, 3 बचे 15, कट गया। फिर ये 3 से कटेंगे, कटेगा, देखते हैं, 3 बचे 15, कट गया। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। अब आप देखेंगे कि जो 90 का, किसका? जो 90 का अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 3 3 5, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। आप इसको करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे, देखो 3 2 बार है तो 3 की घात कितनी हो गई? 2 और गुणे में 5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवालों को आप कर लेंगे। जब भी सवाल पूछेगा कि कोई संख्या दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो उसको तब तक तोड़ते रहना है, काटते रहना है जब तक वो अभाज्य संख्या में ना आ जाए, मतलब कि उसके बाद वो संख्याएं ना किसी से भी ना कटे। और अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो 1 से कट जाएं और स्वयं से कट जाएं, उसे ही आप बोलते हो अभाज्य संख्या। एक चीज और, आपने कभी सोचा है कि जो 1 होता है, 1, ये भाज्य है कि अभाज्य है ना? जो 1 होता है वो क्या है, भाज्य है कि अभाज्य? ये तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो देखिए 1 के बारे में अगर देखेंगे तो देखो, 1 भाज्य, अभाज्य का नियम क्या है? 1 जो है
स्वयं से कटेगा, कह दीजिए हाँ, ये स्वयं मतलब खुद एक से कटेगा। क्या ये फिर ये किसी और नंबर से कटेगा? किसी और नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ये वाली जो डिफिनेशन है, ये वाली परिभाषा है, इससे ये पूर्ण परिभाषित नहीं हो पाता कि एक जो है स्वयं से कटे और फिर एक से कटे, क्योंकि एक स्वयं मतलब एक ही है। और उस परिभाषा क्या बोलती है कि कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, उसे ही बोलते हो भाज्य संख्या। तो ये तो फिर अभाज्य या सॉरी अभाज्य संख्या बोलते हो। तो ये संख्या एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। और भाज्य की डेफिनेशन भी यही होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से कट जाए, उसे बोलते हो भाज्य संख्या। और ये भी डिफिनेशन इस पर पूरी तरह से अप्लाई ही नहीं हो पा रही, ठीक है। तो भैया एक है क्या, एक को ना तो अभाज्य माना गया है और ना ही भाज्य माना गया, ठीक है। ना ही ये अभाज्य है और ना ही अभाज्य है। हाँ, एक को आप विषम संख्या जरूर बोल सकते हैं, वो एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, ठीक है। तो शायद समझ गए होंगे कि जो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है। एक भी लिखा जाता है, आप देखेंगे तो एक भी, देखिए एक को क्यों नहीं किया, ये आज मैंने आपको बता दिया कि एक जो है डिफिनेशन के अनुसार नहीं है, डिफिनेशन जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार ये नहीं, ये इसलिए इसको अभाज्य नहीं माना गया, बल्कि उसके आगे वाली संख्या दो को माना गया, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम सवाल पर कि जैसे एक सवाल है आपके उस अभ्यास में, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। उसी के जस्ट आगे ये टॉपिक है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस पे सवाल बनता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है कि दो संख्याएं दी हैं, उनका गुणनफल दिया है और उसमें से एक का एचसीएफ दे दिया, बोलता है कि एलसीएम बताइए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कभी कभी पूछता है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह के बनाने आने चाहिए, है ना। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो ये सब चीजें कॉमन, छोटी छोटी चीजें आपको आनी जरूर चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने दे दिया कि कोई संख्या का एलसीएम, कोई संख्या है जिसका एलसीएम 120 है, ठीक है। और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मैंने दे दिया 240। कितना दे दिया? 240, या हाँ ठीक है 240। तो कहता है कि एचसीएफ बता दीजिए। क्या बताइए? एचसीएफ बताइए। तो बस कुछ नहीं करना, देखिए एलसीएम पता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है, एचसीएफ निकालना है। वहां पे रखिए, इस फार्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे रखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 240 बराबर हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना? 120 गुणे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ ऐसे लिख लीजिए। अब एचसीएफ की वैल्यू निकालना है, एचसीएफ बराबर पहले 220 लिखो, ठीक है। एचसीएफ के साथ गुणे में 120 है, जब ये उधर साइड ट्रांसफर होगा यानी दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, गुणा होता है तो उधर जाता है भाग, इससे ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 24 बटे में 12, 12 दूना 24, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 2, एचसीएफ बराबर 2। अब इसको आप प्रूव भी करना चाहें तो आप प्रूव कर सकते हैं कि जो आपने एचसीएफ निकाला क्या ये सही है, जो आपने एचसीएफ निकाला है ना 240 120 में जो सवाल हल किया, क्या ये इस डिफिनेशन, इस फार्मूले के अनुरूप बन रही है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 है, यहाँ रख दीजिए, ठीक है, बराबर बराबर में फिर एलसीएम, एलसीएम कितना? 120 गुणे एचसीएफ कितना आया? 2 गुणे 2 कर दीजिए। देखिए ये तो 240 ही है, रहने दीजिए, और 120 का गुणा 2 में करेंगे तो ये भी 240, ये दोनों ही पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। और यहाँ भी इस फार्मूले में भी बताया गया है कि जो दो संख्याएं आएंगी उनका गुणा, उनका गुणनफल, जो दोनों का एलसीएम और एचसीएम निकल के आएगा उनका गुणा कर देंगे तो दोनों ही पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक
एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि इसको आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए और इस तरह के सवालों को आप करने में पेपर में अगर आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो, आप तुरंत 1 सेकंडों में, मात्र 10 सेकंडों में गुणा भाग करके पट से कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैथ्स जो है आपको सीखनी है, मैथ को रटना नहीं है कि रट लिए ये और जब पेपर आया तो भूल गए, पता ही नहीं है क्या चल रहा है दिमाग, है ना। मैथ होती है समझने वाली, आप समझिए, आप उसको अपने अनुसार अप्लाई करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप रट लिए इसका मतलब ये, इसका मतलब जब पेपर में आया तो आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि ये क्या हुआ, है ना। तो समझने का प्रयास किया करिए बस आप। जिससे मैंने दिया कि किसी कोई दो संख्याओं का किसी दो संख्या का किसी दो संख्याओं में दो संख्याओं में एक संख्या एक संख्या एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, दो गुनी है और उनका या उसका एलसीएम 10 तथा एचसीएफ 2 है, तो संख्याएं बताइए। इस तरह के सवाल बन सकते हैं, है ना, बनते भी हैं, बस आपको करना कैसे है जान लीजिए। किसी दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी से दोगुनी है और उनका एलसीएम 10 है और एचसीएफ 2 है, तो संख्याएं बताइए। क्या करना है, पहली ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, इसी लाइन से आपका सवाल हल होना है, ठीक है, इसी लाइन से, और ये वाली लाइन से दुगनी है। कह रहा है किसी दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, यानी दो संख्याएं हैं, ऐसे मान लो x है और y है। अब इसमें से कोई ऐसी एक संख्या है जो या तो x की दुगनी है या तो y की दुगनी है। अब दोनों सेम संख्या होनी चाहिए, सेम का मतलब दोनों की चर राशि बराबर होनी चाहिए। अलग अलग लेंगे ना तो सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, फिर अटक जाना है आपको। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं अपने तरफ से, आप मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या, क्या, पहली संख्या यक्स है, क्या है, एक यक्स है। तो प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या है, दूसरी से दोगुनी है, दूसरी से दोगुनी है। मानते हैं कि प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या अब मान लेते हैं कि इसकी दुगनी है, या डिफिनेशन के अनुसार जाते तो माना कि यहाँ दूसरी संख्या हमको लिखनी पड़ती, माना कि दूसरी संख्या यक्स है। प्रश्नानुसार पहली संख्या ऐसे करिए, पहली संख्या, एक संख्या दूसरी से दुगनी है, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि पहली दुगनी है कि दूसरी। मैंने मान लिया कि माना कि दूसरी संख्या यक्स है, तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या क्या है, दूनी है, तो आप मानेंगे कितनी है, 2x। कितनी x है, 2x। हो गया। आप इसको 2x कर लो या इसको कर लो, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन सी संख्या किसकी दुगनी है। बस इसमें एक संख्या दूसरी से दुगनी है, ठीक है, कर लेंगे। अब मान लो अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये x होता तो ये 2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, फार्मूले पे रखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है 2x गुणे x, तो 2x गुणे x बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है, 10, कितना दिया है, 10, और एचसीएफ कितना दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। देखिए 2x और x का गुणा होगा तो 2x की घात 2 आ गया, और 10 का गुणा 2 भी है तो 10 दूना 20, या x स्क्वायर बराबर 20 बटे में 2। मैंने बताया था ना कि दो संख्याएं हैं, एक चर है एक अचर है, अगर जो अचर राशि है दूसरी साइड पक्षांतर होगी, दूसरी साइड जाने पे वो भाग हो जाती है, भाग काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर 10 आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 10, यानी x स्क्वायर बराबर 10, या x बराबर आप लिखना चाहें तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10। यही आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। लेकिन अगर बोला कि संख्याएं बताइए, मतलब दोनों को बताना है,
तो पहली संख्या यक्स यानी इसमें इसके अनुसार दूसरी संख्या आ गई √2 √10। तो पहली जो संख्या होगी पहली संख्या आपने मानना है 2x, कितना यक्स 2x, तो 2 गुणे यक्स का मान आया √10 तो हो जाएगा 2√10 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपकी किताब में ये दो टॉपिक हैं। पहला तो था कि कोई संख्या दी रहेगी, ठीक है, उसको अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित करना है। तो मैंने बता दिया कि आप तब तक उसको काटते रहिए जब तक उसके सारे के सारे अंक जो हैं वो अभाज्य संख्या ना बन जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि दो संख्याएं रहेंगी, उनका गुणनफल रहेगा, उसमें से एक का एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछेगा, तो आपको किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हो या 9 में पढ़ रहे हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेकर मैथ के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद।